लिपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जो है स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे और धीरे धीरे करते हुए हम स्वर संधि के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्व रूप और पर रूप संधि के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम लोग प्रकृति भाव संधि, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, इस पर चर्चा करेंगे। पहले इसके नाम पर चर्चा करेंगे, फिर इसके सूत्र पर जाएंगे। प्रकृति भाव, प्रकृति का मतलब आप समझ सकते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है ये प्रकृति और भाव। प्रकृति का मतलब ये हुआ स्वभाव, आप जैसा समझते हैं, है ना। एक तो नेचर, आप जानते हैं, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, ये भी प्रकृति की श्रेणी में आते हैं। और एक जो प्रकृति होता है वह आपका स्वभाव से संबंधित है। तो यहाँ जो प्रकृति है वो स्वभाव वाला है। प्रकृति भाव संधि कहता है कि एक ऐसी संधि जिसमें जो जिस प्रकृति का हो उसको उसी भाव में छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकृति का, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ऐसी संधि जिसमें प्रकृति के भाव में कोई परिवर्तन न आए, मतलब कि जिसमें वो जिस प्रकृति का है, जिस स्वभाव का है, उसको जस का तस वैसे ही छोड़ दिया जाए। जैसे आप एक दीर्घ संधि पढ़ते हैं, यण संधि पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वहां देखते हैं कि ये अ और अ, इन दोनों वर्णों को जब मिलाया जाता है तो आ बन जाता है। इसका मतलब कि यहाँ ये दोनों अपनी प्रकृति को बदल रहे हैं और आ बना ले रहे हैं। मगर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये दोनों को उसी की प्रकृति में छोड़ दिया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए इसमें, ये अपने अस्तित्व में रहे, ये अपने अस्तित्व में रहे, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत आ गया। यानी कि प्रकृति भाव संधि ही एकमात्र संधि है जिसमें संधि नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप कह रहे हैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है तो कहां संधि हो पाएगी। संधि का मतलब है कि दोनों में से किसी एक को अथवा दोनों को अपने अस्तित्व का विलोपन करना होगा, तभी जाकर के कोई नया चीज मिलेगा। मगर प्रकृति भाव संधि में स्पष्ट नाम से ही हो रहा है कि जो जिस प्रकृति में है उसी प्रकृति में उसको क्या करना है, छोड़ देना है। इसका मतलब कि जब संधि के ही परिभाषा का ये क्या है, एक तरह से विरोध कर रहा है। संधि में कहता है कि प्रकृति में बदलाव आवश्यक है, मगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ऐसी संधि जिसमें जो जिस प्रकृति का है उसी प्रकृति में छोड़ देना। अब सवाल उठता है, यानी कि जहां आप संधि न कर पाए उसी संधि का एक नाम दे दिया गया प्रकृति भाव संधि, और ये संधि के प्रकार में शामिल कर दिया गया। मतलब जहां आप संधि न कर सके वहां पर ही प्रकृति भाव संधि होता। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां, इन्हीं परिस्थितियों को तो पकड़ना है, वरना तो प्रकृति भाव संधि बड़ा आसान है, क्योंकि आप संधि कर रहे हैं, बस बीच का एक प्लस मिटा देंगे, संधि हो गया। अगर इन दोनों की प्रकृति नहीं बदलने को तैयार है, दोनों को प्लस मिटा दीजिए, आंसर आ गया। तो करना तो बड़ा आसान है, मगर वो परिस्थिति जानना बड़ा कठिन है, या परिस्थिति जानने में ही सारी कला है कि आप ये जान जाएं कि कब हम वर्णों को उसी तरह छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों रहने देंगे, उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। और वो परिस्थिति क्या है ये कौन बताएगा, तो उसका सूत्र बताएगा। वो सूत्र क्या है, देखिए, बहुत ही अच्छा सूत्र है। आपको देखने से थोड़ा सा शुरुआत में कठिन लग सकता है, देखने में लगेगा बड़ा है, मगर संस्कृत है तो आप अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे, बांटते हुए पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है आप शुरू से आखिर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और इसे आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ दिया जाता है प्रकृति भाव संधि का सूत्र है। और अगर उस स्थिति में आपको ऑप्शन चुनना है तो ये आसान है, जैसे यहाँ प्र है, यहाँ भी प्र है, आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण होगा। अब आते हैं इसके सूत्र पर, क्या लिखा है, तो ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। देखिए तोड़ के पढ़िए, ये अलग अलग है। ई दू दे, यहां से यहां तक तो आप जानते हैं। द्विवचन सुने, वचन के प्रकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वस्तु का बोध कराए एक वचन, दो वस्तु का बोध कराए द्विवचन, और उससे अधिक वस्तुओं का बोध कराता है तो बहुवचन। संस्कृत में वचन की संख्या 3 है और उसमें से केवल एक वचन, द्विवचन ही यहाँ पर लिखा गया है। अब सवाल होता है बाकी चीजें क्या है। बाकी चीजों को जब कुछ भी ना समझ में आए तो संस्कृत आपको एक अनुमति देता है, अधिकार देता है कि आप उसको तोड़िए मरोड़िए, जितना तोड़ेंगे, जितना मंथन करेंगे, उतना माखन निकलेगा। देखिए यहाँ से अगर यहाँ से तोड़ा जाए तो एक शब्द यहाँ से निकलेगा ई, दूसरा शब्द निकलेगा ऊत, तीसरा शब्द यहाँ एक ही मात्रा है तो निकलेगा एक, और उसके बाद वाला शब्द तो आपका चिरपरिचित है द्विवचनम, ठीक। और यहां से शब्द निकला प्रगृह्यम, प्रगृह्यम। अभी समझते हैं। ई की एक संज्ञा वर्ण है, हटा दीजिए। यहाँ से किन वर्णों की बात की जा रही है, ई की बात की जा रही है, ऊ की बात की जा रही है और इन्हीं 3 वर्णों की बात करने के लिए ये इतना बड़ा सूत्र बनाया ई दू दे। आप ध्यान से देखिए, ई ऊत एक, इसी को मिलाकर बोला जा रहा है ई दू दे।
द्विवचनम प्रगृह्यम। तो ई टूटेत का मतलब क्या होगा, ई टूटे। अब द्विवचन आपको बताया गया है, दो का बोध कराने वाला, और प्रगृह्य का मतलब क्या होगा, गृह धातु से बना है, ग्रहण करना, है ना, एक्सेप्ट करना, लेना। कहना क्या चाह रहा है, नियम पर अगर चले, क्योंकि सूत्र है तो निश्चित रूप से इसमें ढेर सारी बातों को संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया गया होगा। हमारे और आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि हम निकालें कि इसमें से क्या निकल के आ रहा है। तो कह रहा है कि प्रकृति भाव संधि आप तभी लगा सकते हैं जब पूर्व पद में, पूर्व पद मतलब जो बाएं ओर लिखा होता है, पहले पद में द्विवचन का शब्द आए। क्या है, द्विवचनांत पद, यानी कि यहाँ जो पूर्व पद और उत्तर पद, यही दो चीजें आपको दी जाएंगी। तो इस पूर्व पद की विशेषता कह रहा है कि यह द्विवचनांत शब्द होना चाहिए। द्विवचनांत मतलब द्विवचन से अंत होने वाला शब्द होना चाहिए, है ना। अब द्विवचन से अंत होगा, मगर उसने एक और रिस्ट्रिक्शन लगाया, और साथ ही साथ अंत हो तो किस वर्ण से हो, उसके अंत में या तो ई निकले, या तो ऊ निकले, या तो ए निकले, इन्हीं तीनों में से कुछ निकलना चाहिए, है ना। इसका मतलब द्विवचन के शब्दों में जरूरी तो है नहीं कि हर द्विवचन के शब्दों के पीछे ई का रांत, ऊ का रांत और ए का रांत ही निकले, उसमें से छांटा गया, कहा गया द्विवचन नहीं हो, मगर ऐसा द्विवचन का शब्द हो जिसके पीछे ई ऊ ए निकले, है ना। अब सवाल उठता है कि ऐसे पद अगर मिल जाए, है ना, तो उसके बाद यहाँ पर चाहे कोई भी स्वर क्यों ना आ जाए, कोई भी, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी स्वर क्यों ना आ जाए, ये अपना अस्तित्व होने को तैयार नहीं होगा और इससे नहीं जुड़ेगा। मतलब कि उस स्थिति में इन दोनों के बीच संधि नहीं होती है। कब नहीं होती है, फिर से दोहराएं, अगर पूर्व पद में ऐसा शब्द आए जो द्विवचन हो और साथ ही साथ उसका अंत ई उ ए से हो रहा हो, उसके बाद उत्तर पद का प्रारंभ किसी भी स्वर से क्यों ना हो, इन दोनों में संधि निषेध है, नहीं होती। और इसी को विद्वानों ने इसी प्रकार की संधि जिसमें संधि होती ही नहीं है, सोचिए कितना विरोधाभास है, जहां संधि हो ही नहीं रही है, उस संधि को ही कर दिया गया यार एक ऐसी संधि है जिसमें जो जिस प्रकृति में रहना चाहता है वो उस प्रकृति में रह रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, और उसका नाम ही पड़ गया प्रकृति भाव संधि। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस संधि में संधि निषेध है, संधि ही नहीं होता है, आपको बताना बनाना होगा कि प्रकृति भाव संधि। बहुत बच्चे प्रश्न ये पूछते हैं कि सर प्रकृति भाव संधि में संधि नहीं होता, फिर भी इसका नाम संधि क्यों रखा गया। इसीलिए तो कहा गया कि वो वाली संधि है जिसमें जो जिस प्रकृति में होता है उस प्रकृति में छोड़ दिया जाए, और उसका एक नाम रखा गया प्रकृति भाव संधि, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझिए कि अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब सवाल होता है कैसे हम पहचानेंगे कि कोई शब्द द्विवचन का है, ई उ ए निकल रहा है, तो अब उसके लिए आपको शब्द रूप चिन्ह याद होना चाहिए। शब्द रूप चिन्ह जैसे राम का आप याद रखते हैं, नदी का करते हैं, है ना, हरि का याद रखते हैं, भानु का याद रखते हैं, तो शब्दों का याद करना मुश्किल है, उसका एक ट्रिक बनाइए। अकारांत का अलग याद कीजिए, इकारांत का अलग याद कीजिए, आकारांत का स्त्रीलिंग अलग याद कीजिए, ऋकारांत का पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग याद कीजिए, है ना। तो आप जो है जब इस तरह याद किए जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें जहाँ तक याद है, आप थोड़ा सा समझें तो इधर विभक्ति लिखा रहता है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा रहता है। यही जो द्विवचन का खाता है जिसमें 7 शब्द लिखे गए होंगे, यही शब्द द्विवचन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी शब्द रूप चिन्ह में आप जाएंगे तो उसमें जो द्विवचन वाला खाका है वही आपको कंसिडर करना है, और उसी द्विवचन वाले खाके में आपको उन शब्दों को छांटना है जिसके पीछे ई आए, उ आए, ए आए, ठीक। और प्रायः उदाहरण आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पूरा सातों मत देखिए, केवल प्रथमा विभक्ति वाली लाइन देख लेंगे, पहली लाइन देख लेंगे, तो भी आप जो है काम चला सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों को शब्द रूप चिन्ह याद नहीं होता, है ना, तो इसीलिए वो संस्कृत जो है उनको थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि वही उसका आधार है। अगर आपको शब्द रूप चिन्ह, धातु रूप चिन्ह, सारे सर्वनाम रूप चिन्ह याद हो जाए तो आपको बड़ी आसानी होगी। मगर फिर भी आपको पहला लाइन तो हमें लगता है याद ही होगा। जैसे मान लीजिए राम का रूप है, तो राम के रूप में आप याद करते हैं, पहला लाइन क्या बोलते हैं, रामः, रामौ, रामा। आप किस पर फोकस करिएगा, द्विवचन पर फोकस करिएगा, बड़ी आसान लगेगा आपको। द्विवचन पर जब आप फोकस करेंगे तो आप क्या बोले, रामौ बोले, क्या बोले, रामौ। और जैसे ही आप रामौ बोल रहे हैं हम कहेंगे ठीक है ये द्विवचन का शब्द तो है, मगर क्या इसके पीछे ई उ ए में से कुछ निकल रहा है, आप कहेंगे इसके पीछे तो और निकल रहा है। तो हम पूछेंगे क्या इसका काम है यहाँ पे, क्या ये प्रकृति भाव संधि के योग्य शब्द है, आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब इसको हटा दीजिए, आगे बढ़िए। आकारांत में आइए, आकारांत का कोई आपको याद होगा, लता का रूप, रमा का रूप सबको याद होगा, गंगा का रूप, तो आप कहेंगे गंगा, गंगे, गंगा,
रमा रमे रमा, लता लते लता। तो जैसे हम कहें इसमें द्विवचन वाला बताओ, तो आप कहेंगे हाँ एक शब्द मिला क्या, लते, द्विवचन का शब्द है। हम कहेंगे अच्छा मिल तो गया द्विवचन, मगर चेक करो क्या इसके अंत में ई उ ए में से कोई मिल रहा है, कोई भी एक मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ मिला क्या, ए मिल गया, इसका मतलब हमें इस शब्द का काम है। जैसे इसको हमने काट दिया मगर इसको नहीं काटा। आप समझ सकते होंगे क्यों, क्योंकि ये द्विवचन भी है, द्विवचन के खाते में भी आ रहा है, प्रथमा विभक्ति भी है, और साथ ही साथ इसके अंत में क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, और इसका यहाँ काम है। और अगर यही पद के बाद, इसी पद के बाद कोई भी स्वर क्यों ना आ जाए, यही रूल कह रहा है कि इसके बाद अगर कोई भी शब्द क्यों ना आ जाए, किसी भी स्वर का ना आ जाए, जैसे मान लीजिए इसके बगल में लिखेंगे ए, अब आप देखे होंगे कि यहाँ पर ये पद आया था, द्विवचनांत भी था, ई उ ए से अंत भी था, और यहाँ एक स्वर भी आया, मगर क्या यहाँ संधि होगी, नहीं होगी। क्यों, सूत्र कहता है ई दुदे द्विवचन प्रत्ययम, मतलब कि ऐसा शब्द जो द्विवचन का हो और ई उ ए से अंत होता हो, तो उसके पश्चात आने वाला कोई भी स्वर क्यों ना हो, इन दोनों में आपस में संधि नहीं होगी। ये प्रगृह मतलब जिस प्रकृति का है उसी प्रकृति में इसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि ये अपना अस्तित्व नहीं बदलेगा, इसको ऐसे ही ग्रहण करो, ये कहेगा हम भी अपना अस्तित्व नहीं बदलेंगे, इसको ऐसे ही ग्रहण करो। तो लिहाजा नतीजा क्या निकलेगा, परिणाम ये आएगा कि ये अपने आप को ऐसे ही रखेगा और ये भी अपने आप को ऐसे ही रखेगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप सोचेंगे अरे तो संधि नहीं हुई, जो था जैसे था वैसे ही रह गया, बस इसका प्लस हमने मिटा दिया। तो यही है, बहुत आसान होता है प्रकृति भाव संधि, मगर प्लस मिटा देना है तो क्या हर जगह मिटा देना नहीं, आपको यही परिस्थिति समझनी होगी कि हमें प्लस मिटाना कब है, कब मिटाना है, जब इसको फॉलो करेगा तब मिटाना है। और यही फॉलो कराना अगर आप सीख लेते हैं तो आपको संस्कृत आसान लगेगा, अन्यथा आपको केवल यहाँ पर भ्रम उत्पन्न होगा कि कभी कर रहा है कभी संधि नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति ऐसी है जहां पर दोनों में संधि नहीं हो रही है, और यही स्थिति प्रकृति भाव संधि कहलाती है कि ये इसी प्रकृति में है, इसको इसी प्रकृति में छोड़ दिया जाता है। तोड़ना भी बड़ा आसान होगा, हम इसको दे दे रहे हैं तोड़ो, ये इस पर से तोड़ के अलग करो, प्लस लगा दो बीच में। यानी कि आप समझ गए होंगे कि प्लस मिटाना है, बस उसी से जो है आपका संधि हो जाएगा। मगर अगर आप इसका ये प्रतिबंध समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्लस कब मिटाना है ना। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, आकारांत से आगे बढ़ते हैं, इकारांत में चलते हैं। हरि का रूप याद होगा तो आप कहेंगे हरि हरि हरया। हम क्या द्विवचन बताओ तो आप कहेंगे हरि, ये इसका द्विवचन हो गया हरि। मैं देर तक बोल रहा हूं क्योंकि दीर्घ स्वर की मात्रा हरि में समझिएगा, हरि। आप कहेंगे हमें फिर एक ऐसा द्विवचन वाला शब्द मिला जो ई से अंत हो रहा है, हमको ये चाहिए भी था, जैसे ये ए से अंत हो रहा था ऐसे ई से भी अंत मिल गया। इसका मतलब कि इस शब्द में भी इतना पावर है कि इसके बाद कोई भी स्वर क्यों ना आए उसे संधि करने को तैयार नहीं होगा। अच्छा अब कहेंगे कि मान लीजिए इसके बगल में हम कोई फिर से वर्ण ले लेते हैं, हम कहेंगे चलो ये तो ले लेते हैं। तो आप अगर जैसे ही पहचानें कि ये द्विवचनांत है, आप जैसे ही पहचानेंगे इसके पीछे ई आ रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे, बड़ा आसान है, कहेंगे ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण हो गया, इसमें संधि होगी नहीं होगी का मतलब ये प्लस मिटा दोगे तो क्या हो जाएगा, हरि अपना अस्तित्व नहीं खोएगा, ये तो अपने जगह रह जाएगा, और यही इसका उत्तर हो जाएगा, और यही कहा जाएगा कि क्या है प्रकृति भाव संधि। मगर अगर ये चीज आप नहीं जानेंगे, आप हिंदी के विद्यार्थी अपने आप को समझेंगे, तो उस स्थिति में आप कहेंगे ई निकल रहा है ए निकल रहा है, दोनों में यण संधि लगा के ये बना देंगे और आप इसका उत्तर हरियेतो कर देंगे। क्यों हरियेता कर देंगे, जबकि वहीं आप गलत हो जाएंगे और आपको लगेगा हमने तो सारा कुछ सही किया, हमें यह संधि में सर ने यही पढ़ाया भी था, लोग भी यही जानते हैं। मगर शायद आप संस्कृत के प्रकृति भाव संधि से परिचित नहीं है, तो ऐसी भूल आप संस्कृत के पेपर में कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार आगाह करता हूँ, बार बार ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि हिंदी के आधार पर संस्कृत को कभी भी मत तौलिए, संस्कृत के आधार पर हिंदी को भले तौल लीजिए, वहां पर सही है। मगर आप हिंदी का पेपर पढ़ के बैठेंगे और संस्कृत करने आएंगे तो उल्टा ही उत्तर देंगे। और यहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है और देखना है कि कहीं गलती ना हो जाए। आगे बढ़िए, इकारांत से आगे बढ़िए, उकारांत में आइए, भानु शब्द का रूप पढ़िए। पहला रूप क्या बोलते हैं आप, भान, भानु, भानवा। हम क्या द्विवचन वाला कौन सा शब्द बोले, आप भानु बोले, क्यों प्रथम विभक्ति आप याद रखें, लेकिन उससे भी काम चल रहा है। और ये जो शब्द है भानु, क्या इसके पीछे ऊ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, आपने हाँ निकल रहा, और यहाँ था कि नहीं। मैंने एक एग्जांपल दिया, ए के लिए एक एग्जांपल दे दिया, ई के लिए एग्जांपल दिया, अब ऊ के लिए एग्जांपल देने जा रहे हैं। यानी कि भानु शब्द जैसे ही आया, अब ये कहा कि मेरे पास इतना पावर है कि मेरे बाद कोई भी स्वर आए तो हम नहीं बदलेंगे, संधि ही नहीं करेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे क्यों भाई इनके पास ऐसा पावर क्यों है,
क्या बताएंगे इसका उत्तर? इसका सिंपल सा उत्तर है कि भानु द्विवचन का शब्द है और ऐसा द्विवचन का शब्द है जिसके अंत में ऊ निकल रहा है, और ऐसे सभी द्विवचनांत शब्द जिसके अंत में ई ऊ ए में से कोई भी एक आ जाए उनको अपने आप ये शक्ति मिलती है कि इसके पश्चात कोई भी आप स्वर लिख दें ये संधि नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम इसके बगल में ई लिख के बैठ गए और हम कहें कि इसके बाद ई आया है, क्या ये संधि करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये द्विवचनांत है। क्यों? क्योंकि ये ऊ से भी अंत हो रहा है, इनके अंदर पावर है, ये जस का तस वैसे ही एक दूसरे से मिल जाएंगे और इसका उत्तर हो जाएगा भानु इमो। इसका उत्तर निष्कर्ष से आप समझ रहे होंगे कि अरे यहाँ संधि हो ही नहीं रही है, यहाँ पर तो प्लस वन मिटा के लिख दिया जा रहा है, बड़ा आसान संधि है, निश्चित रूप से बहुत आसान संधि है, मगर तब जब आप इसका कारण समझेंगे, जब आप इसका प्रतिबंध समझेंगे, किस स्थिति में हम इसका प्लस मिटा दें। क्या हमेशा मिटा देंगे? नहीं, आपको उसी स्थिति में मिटाना है जब पूर्व पद में द्विवचन हो और ई ऊजे से अंत हो रहा हो, बस उसी स्थिति में आप उसके बाद चाहे कोई भी स्वर आए आप वहां पर प्रकृति भाव संधि फॉलो करेंगे। जो जिस प्रकृति में होगा उसको उसी प्रकृति में ग्रहण कर लेंगे, जिस प्रकृति में होगा उसी प्रकृति में ग्रहण करेंगे। यही सूत्र कह रहा था, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब जैसा ऐसा नहीं है कि लता में लते आकारांत के कई शब्द आएंगे, उसके प्रत्येक द्विवचन में एक ही मात्रा निश्चित रूप से आएगी। जैसे गंगा गंगे गंगा आप बोलते हैं तो गंगे में भी आ जाएगा, इसके बाद भी कोई स्वर ले लो और ले लेते हैं अमू, हम क्या इसको जोड़ो जरा, तो आप कहेंगे कि यार इसके अंदर थोड़ा पावर है। क्यों? स्त्रीय पावर है, द्विवचन का शब्द गंगा गंगे गंगा, और ऐसा द्विवचन का शब्द जिसके पीछे ये, अच्छा द्विवचन का शब्द मगर ई उ ए ना आए तो उसका पावर किसी काम का नहीं है, वो सीधे आप साधारण संधि में चले जाइएगा, होगा बुद्धि होगा बुद्धि कर दीजिएगा, गुण होगा गुण कर दीजिएगा, दीर्घ लगेगा दीर्घ लगा दीजिएगा। मगर अगर किसी द्विवचनांत में ई उ ए में से मिल जाए, जैसे हमें मिल गया, तो उस स्थिति में आप इसका तुरंत संधि इसमें करना चाहेंगे, ये मना करेगा कि मैं नहीं करूंगा। और ये जिस प्रकृति में है उसी प्रकृति में इसको लिखना पड़ेगा, उसी प्रकृति में इसको लिखना पड़ेगा, और यही इसका उत्तर होगा, यही इसका उत्तर माना जाएगा। और आप कहेंगे कि हमने संधि कर दिया। और जिस संधि में संधि निषेध होता है उसी को विद्वानों ने प्रकृति भाव संधि की संज्ञा दी। आशा करते हैं कि आपको ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू ये और ज्यादा क्लियर हो। उदाहरण जब आप किसी चीज का लेते हैं तो व्यवहार में उतर जाता है, आपके दैनिक जीवन में उतर जाता है, और उदाहरणों के माध्यम से जब आप किसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं, उदाहरण से विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो बच्चों को जब आप पढ़ाने जाएंगे तो उदाहरण से नियम की ओर ले जाएंगे, वो खुद पकड़ने लगेगा कि उदाहरण से उसका नियम उससे खुद निकलवाइए, आप क्यों बताएंगे। और यही उसकी बौद्धिक क्षमता का असली पहचान आप कर सकते हैं। और मैं भी आपकी बौद्धिक क्षमता का ही पहचान करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं सारे शिक्षण कौशलों का समायोजन आपके सामने कर रहा हूँ। आप हमसे संस्कृत तो सीख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप हमसे विभिन्न शिक्षण कौशल भी सीख सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि किस प्रकार प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता हूं। आप ये जान सकते हैं कि मैं उदाहरणों को दे करके नियम क्यों बता रहा हूं। आप ये जान सकते हैं कि उच्च प्राथमिक में पहले नियम बता के तब उदाहरण क्यों बताया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, पहले नियम बता दिया फिर उदाहरण बताया। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि लब्धि ऊंची है, और उस स्थिति में बच्चा अब नियम को समझने के बाद जब उदाहरण समझता है तब भी समझ आता है। और यही अगर किसी छोटे बच्चे को समझाना हो, उसकी बुद्धि लब्धि कम है, तो उस स्थिति में इसी को पढ़ाने का तरीका अलग होता। तब मैं इसको उदाहरण पहले देता, बाद में नियम बताता। तो ये सारी चीजें भी आप चाहें तो अप्रत्यक्ष रूप से हमसे सीख सकते हैं, है ना। मैं तो खुदा हूँ, आप जहाँ खुली किताब हूँ, आप आराम से मुझे पढ़िए, मुझसे जो जो अच्छी चीजें आप सीखिए, मेरी बुराई मत सीखिएगा, है ना। तमाम प्रकार की बुराइयां भी प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, मुझ में भी होंगी, मगर मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप मेरी अच्छाइयों पर ध्यान दें। आपको मुझमें जो अच्छा लगे आप उसे एकदम जाने लगे, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे जीवन में मिला है उसे पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। मैं भी ऐसा ही फॉलो करता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाइयों का आप अनुपालन कीजिए, बुराइयों को त्याग दीजिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे कि प्रकृति भाव संधि का सूत्र क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, प्रश्न पूछने का तरीका भी आप जानते हैं। प्रश्न से पूछेगा प्रकृति भाव संधि का सूत्र बताओ, सूत्र बता दीजिएगा। उल्टा भी पूछा हुआ है, ई बुद्धे द्विवचनम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस संधि का सूत्र है, वो भी टिक कर दीजिएगा प्रकृति भाव संधि।
कभी कभी इस तरह भी पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संधि में संधि निषेध होता है, आप बता दीजिएगा, अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़े हैं बता देंगे प्रकृति भाव संधि। प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाई रटे धनी के लिए जोड़ के बताइए, है ना, गंगे या मुंह को जोड़ के बताइए। जो नहीं जानेगा वो तुरंत अयाद संधि लगा देगा कि ए के बाद का आया है, ए अय में बदल जाएगा, गंगा या मुंह हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसको जोड़ने के लिए, तोड़ने को पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं से लगाते चले जाइए, टूट जाएगा, तो तोड़ने को भी पूछ सकता है। अच्छा, एक बार ऐसे एग्जांपल दे दिया था कि हरि धन एतौ, है ना, बराबर हरि एतौ उदाहरण है, ऐसे पूछ दिया था। पहचान के बताना था, मतलब कि इसमें कौन सी संधि। तो जब आपने देखा कि इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ है तो इसको उसी प्रकृति में छोड़ दिया गया है। आप तत्काल उसका उत्तर दे देंगे कि ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा, और प्रश्न को घुमा करके पूछना होगा तो कैसे पूछेगा, कहेगा हरि धन एतौ बराबर हरि एतौ उदाहरण है, मगर अपनी प्रकृति भाव नहीं लिखेगा, उसका सूत्र लिख देगा ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। और जो जान रहा होगा प्रकृति भाव संधि है और उसका उसको सूत्र नहीं याद होगा, हमें लगता है उस स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। तो आप उसका सूत्र भी याद रखें, सूत्र ही तो आधार है संस्कृत का, और इसी से आप भागते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं ये सूत्र है, रटने वाला है, तो रटेंगे तो भागेंगे, है ना। आप उसे समझेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि हरि एतौ किसका उदाहरण है, तो ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। उल्टा पूछ देगा निम्नलिखित में से प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है, छाटिए काट लेंगे, या ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम का उदाहरण है, तो समझ लीजिए उसके सूत्र को लिख करके पूछा है। अच्छा हाँ, एक बार प्रश्न को थोड़ा और अच्छे तरीके से पूछा था, कहा था निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा सवाल में लिख रहा हूं, लिखा था निम्न में प्रगृह्य संज्ञक है। अब देखिए उठा के कहा था सवाल, कहां पूछा, प्रगृह्य संज्ञक है, 4 ऑप्शन देगा, है ना। आपसे कह देगा विष्णु, दूसरा ऑप्शन दे देगा विष्णु, तीसरा ऑप्शन दे देगा गंगा, चौथा ऑप्शन दे देगा रामी। आपको क्या छाटना है, प्रगृह्य संज्ञक वर्ण। प्रगृह्य संज्ञक कौन, प्रगृह्य मतलब आप समझ रहे हैं ना, यही पढ़े हैं, यहीं से काट के निकाल लिया है। मतलब कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द इस बात का बोध करा रहा है कि वह उसी प्रकृति में रहेगा और आपको उसी प्रकृति में ग्रहण करना होगा। मतलब जो जिस प्रकृति में होता है उसको उसी प्रकृति में ग्रहण किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द के पास वह पावर है, उसी को टिक कर देना। अभी अभी मैंने आपको बताया शब्द में निम्नलिखित में से, इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ ये निकला निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंदर वह शक्ति है कि वह जिस प्रकृति में होगा उसी प्रकृति में उसको आपको ग्रहण करना होगा, चाहे उसके बाद कोई भी स्वर क्यों ना आए। मतलब प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया। आपको यहाँ प्रगृह्य संज्ञक देकर के पूछा है, अगर आप इसका अर्थ समझ रहे होंगे, उसको यहाँ से निकाल पा रहे होंगे, बड़ी आसानी समझ गए होंगे। इसका मतलब कि आपको बताया गया है कि ऐसा ही शब्द जो द्विवचन का हो और उसके पीछे ई उ ए निकलता हो, वही शब्द क्या होगा, ऐसा पावर रखता होगा कि उसके बाद चाहे कोई भी स्वर ना क्यों ना आ जाए, उसकी संधि होनी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि हमको कौन सा शब्द छांटना है, द्विवचन का शब्द छांटना है जिसके पीछे या तो ई आए या तो उ आए या तो ए आए। तो उस स्थिति में आप चाहें तो विकल्प ऐसे ही काट सकते हैं, कहेंगे नहीं इसके पीछे तो उ आया है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके पीछे तो आ आया है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चाहे तो इस तरह एलिमिनेशन प्रोसेस से हटा हटा करके भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है उत्तर तक पहुंचने का। अब बचा ये जो आपके इसके पीछे उ आया है, इस पर विचार करना चाहिए, इसके पीछे ए आया है, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है। मगर अब आया तो है, मगर आप चेक करना है कि क्या वो द्विवचन है कि नहीं है, ये भी चेक करिए। पता चला रामे, रामे द्विवचन है कि नहीं है। अब राम का रूप अगर आपको याद होगा तो हमें लगता है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रामे आता है, राम राम रामा रामम रामो रामा रामेण रामाभ्यम रामई। पढ़ते हुए आप जाते हैं तो लास्ट लाइन में आता है रामे रामयो रामेश, और रामे कहाँ आ गया, तो आप कहेंगे एक वचन की लाइन में आ गया। और यानी कि इसके पास ए तो है पीछे, मगर ये है क्या कि एक वचन है। और क्या एक वचन को वो पावर दिया गया है क्या कि वो प्रगृह्य कहलाए, क्या वो पावर दिया गया है क्या कि वो जिस प्रकृति में हो उसी प्रकृति में आप उसे ग्रहण करें, नहीं। इसका मतलब यह भी उत्तर नहीं हुआ। अब आइए इसको चेक करिए, आप कहेंगे विष्णु यही एक बचा, ये तो है तो यही उत्तर, मगर मैं आपको चेक कराऊंगा। ऊ तो निकल रहा है,
मगर आप ये भी साथ में देखिए कि क्या ये द्विवचन है, तो आप कहेंगे विष्णु का हम रूप पढ़ेंगे, विष्णु है उकारांत, और उकारांत का रूप अगर आपको याद होगा तो आप कहेंगे विष्णु, विष्णु, विष्णवः, ऐसे ही चलता है। तो बीच में जो आप क्या बोल रहे हैं, द्विवचन में आप क्या बोल रहे हैं, विष्णु, बस यही सही है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यही द्विवचन का है, ऊ भी निकला है, यानी इसके बाद अगर कोई स्वर आ भी जाए तो ये उसे संधि नहीं करेगा, और इसी स्थिति में इस शब्द को क्या कहा गया, प्रगृह्य कहा गया, कि जिस प्रकृति में उसी प्रकृति में आपको मजबूरी है ग्रहण करना, आपकी व्यवस्था है कि आप उसे उसी तरह ग्रहण करें, इसीलिए यहाँ पर विष्णु को प्रगृह्य कहा गया। और ये प्रश्न यहीं से निकाल करके पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, मेरी नजर में अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, कि जो लोग रट्टा पद्धति पे चले जाते हैं, यहाँ एग्जाम में आएगा तो इसी से मार देंगे, यही है, बस समझ लें। मगर देखिए आप प्रगृह्य को अगर कोई आपको न समझाया हो तो इस प्रश्न में आप जाके फंस जाएंगे। आप सोचेंगे ये तो संधि से भी नहीं है, आप सोचेंगे ये तो शब्द रूप से भी नहीं है, आप सोचेंगे हमको प्रगृह्य तो पढ़ाया ही नहीं गया है, पढ़ाया सब गया है। आप आकलन कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको देना कैसे। जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है कि आप प्रश्न को गलत कर दिया जाए। और जब आप रट्टा पद्धति अपनाएंगे, रट्टाफिकेशन पे चलेंगे, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं मात खाएंगे और आने वाले बच्चों का भविष्य भी आप बर्बाद करेंगे। तो मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप केवल अंक पाने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए, डिग्री पाने के लिए ही पढ़ाई ना करें। आप जो उससे प्राप्त कर रहे हैं उसको हमेशा के लिए आत्मसात करें, उसका आगे हमेशा के लिए जीवन में प्रयोग करें, अपना जीवन संवारें, और इस ज्ञान से हो सकता हो तो लाखों का जीवन संवारें। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अब मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।